दोस्तों, तो अब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लास्ट पे आ चुके हैं। तो अब जो हम लोग देखेंगे वो है हमारा एलआर सर्किट। जैसे वहां पर हमने आरसी सर्किट देखे थे, एग्जैक्टली वैसे ही यहां पर हम एलआर सर्किट देखेंगे, यानी सर्किट कंटेनिंग द इंडक्टर एंड द रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं एकदम प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्रेटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमारे पास एक इंडक्टर है जिसके थ्रू स्टार्टिंग पे कोई करंट नहीं जा रहा था। यहां पर हमारा ईएमएफ है ई, एक बैटरी कनेक्ट किया हूं, सर्किट पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो सवाल यह है जो हमारा इसके थ्रू करंट जो होगा वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा। ऑब्वियसली ये वाला बैटरी जो है वो इस तरीके से करंट को प्रोड्यूस करने का ट्राई करेगा। तो ये वाले इंडक्टर के थ्रू करंट जैसे ही जाएगा तो फ्लक्स जो है वो इंक्रीज होने का ट्राई करेगा। तो इंडक्टर जो होगा वो इस इंक्रीज को अपोज करने का ट्राई करेगा। तो ट्राई टू रियलाइज जो बैटरी का पोलैरिटी है प्लस और माइनस, और हमारा जो इंडक्टर का पोलैरिटी होगा वो एक दूसरे का ऑपोजिट होगा, तभी तो ये हमारा अपोज कर पाएगा। तो यहां पर से अब मैं अगर केवीएल लगाता हूं तो यहां से यहां ड्रॉप बाय एन अमाउंट ऑफ एल इंटू डी आई बाई डी टी, यहां से यहां गेन माइनस ई, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। सो आई सिंपली गेट डी आई इक्वल्स टू ई बाई एल इंटू डी टी। तो डी आई जो है वो हमारा ई बाई एल इंटू इंटीग्रल डी टी आ जाएगा। सो आई विल बी इक्वल्स टू ई टी बाई एल। करंट जो है वो हमारा अनबाउंडेडली इंक्रीज करेगा और उसका जो ग्राफ होगा वो हम साफ साफ देख सकते हैं। इट विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और जो स्लोप होगा उसका वैल्यू हमारे पास सिंपली आएगा ई बाई एल। बट दैट्स नॉट व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन। वी आर इंटरेस्टेड इन द एलआर सर्किट, यानी जहां पर रेजिस्टेंस भी होगा और इंडक्टर भी होगा। तो सबसे पहले जैसे वहां पर हमने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग देखे थे, एग्जैक्टली वैसे ही हम देखने वाले हैं ग्रोथ ऑफ करंट एंड डिके ऑफ करंट। तो ये हमारा एक सर्किट है। इनिशियली एस हमारा क्लोज किया गया, करंट जो है वो हमारा 0 था, और एस को अब मैंने क्लोज किया। तो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें यहां पर निकालना है। तो कोई भी जनरल इंस्टेंट पे मान लो यहां पे इसके थ्रू जो करंट फ्लो करता है वो हमारा आई है, इसके थ्रू फ्लक्स बढ़ने का ट्राई करेगा। तो इंडक्टर जो है वो पूरे दिल से अपना इसको अपोज करने का कोशिश करेगा। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो मैं केवीएल अप्लाई करूंगा। सो इफ वी अप्लाइंग केवीएल, हमारे पास क्या आता है? अगर हम ध्यान दें, यहां से यहां ऑब्वियसली जाने के दौरान ड्रॉप, यानी L इंटू डी आई बाई डी टी, यहां से यहां गेन तो माइनस ई, यहां से यहां ड्रॉप यानी आई आर, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। सो व्हाट आई गेट इज L into di by dt, that is equals to E minus IR. So what I get is di by E minus IR, that is equals to 1 by L into dt. ठीक है? So now that is what we have to integrate. तो यहां पर अगर मैं इंटीग्रेट करूं, at t equals to 0, I was 0, and at t, current is I. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अगर हम सिंपली देखें इसका इंटीग्रेशन, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 बाई आर ln E minus IR by E. That will be equals to T by L. That is what we are going to get. तो हमारे पास यहां से आ जाएगा जो ln 1 minus R by epsilon into I, that is a minus R by L into T. So now if we solve
what we are going to get is I equals to E by R into 1 minus e to the power minus RT by L. So this is called the growth of current. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द ग्रोथ ऑफ करंट. नाउ यहां पर ध्यान दो, अगर हम इसका ग्राफ को ड्रॉ करें, सो दिस इज माई आई, दिस इज माई टी. टी इक्वल्स टू 0 पे ऑब्वियसली करंट हमारा 0 था, और जब मैं फाइनली टी को इंफिनिटी पुट करूंगा तो ये वाला टर्म आ जाएगा e टू द पावर माइनस इंफिनिटी, दैट इज नथिंग बट इज 0. तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा आई नॉट, दैट विल बी ई बाई आर. सो द ग्राफ विल सिंपली लुक समथिंग लाइक दिस. ग्राफ हमारा एक्सपोनेंशियली इस तरीके से इंक्रीज करने वाला है. सो दैट इज द सर्किट रिगार्डिंग द ग्रोथ ऑफ करंट. अच्छा, जैसे वहां पर टाइम कांस्टेंट डिफाइन किए थे, यहां पर भी हम डिफाइन करेंगे. L by R is called time constant tau. ठीक है, it is called the time constant tau. Right. अच्छा, नॉर्मली टाइम कांस्टेंट का वैल्यू जो है वो अगर देखेंगे, एल को हम किस लेवल पे बात करते हैं, नॉर्मली इन द ऑर्डर ऑफ मिली हेनरी. ठीक है, और आर जो होता है वो नॉर्मल ओम के ऑर्डर में होता है. सो एल बाई आर दैट इज इक्वल्स टू टाउ इज अ जनरली वेरी स्मॉल. ठीक है. अच्छा, एट टी इक्वल्स टू टाउ, एट टी इक्वल्स टू टाउ अगर हम ध्यान दें, हमारे पास जो करंट आएगा आई, दैट विल बी ई बाई आर इंटू 1 माइनस 1 बाई ई. 1 बाई ई का जो हमारे पास वैल्यू होता है, अगर हम ध्यान दें तो वो लगभग हमारे पास कितना आ जाएगा, ई होता है 2.7, तो ये लगभग 0.37 होता है. वी नो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0.63 आई नॉट. तो 63% करंट जो है वो हमारा पहला टाइम कांस्टेंट के अंदर ही ग्रो हो जाता है, यानी इन द टाइम मैटर ऑफ प्रैक्टिकली मिली सेकेंड्स वी गेट 99% growth in about 5 टाउस. 5 टाइम पीरियड के अंदर लगभग 99% ग्रोथ जो है वो हमारा मिल जाता है. यहां पर कैपेसिटर का जस्ट उल्टा एक तरीके से है, उस चीज को सबसे पहले रियलाइज करो. क्या है वो उल्टा? देखो, जो हमारा कंप्लीटली अनचार्ज्ड इंडक्टर है, जब हमारा इंडक्टर कंप्लीटली अनचार्ज होगा, इफ वी सी, जो हमारा करंट आ रहा है वो आ रहा है 0. दैट इंप्लाइज it is acting as infinite resistance, यानी open circuit. It is acting as an infinite circuit, that is the open circuit. ठीक है. On the other hand, अगर हम ध्यान दें, जब हमारे पास कंप्लीटली चार्ज्ड इंडक्टर होगा, वो कंप्लीटली चार्ज इंडक्टर पे अगर हम ध्यान दें
तो कंप्लीटली चार्ज इंडक्टर पे क्या होगा हमारा, I जो है वो हमारा आ जा रहा है E/R, दैट मीन्स इट इज एक्टिंग एज जीरो रेजिस्टेंस यानी शॉर्ट सर्किट। I equals to epsilon by R. It is acting as a zero resistance और शॉर्ट सर्किट। तो ये जो है वो हमारा बेसिक ग्रोथ ऑफ करंट का फंडा है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर क्या आएगा हमारे पास, जो हमारा V होगा that will be mod of L into di by dt। ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे, माइनस तो केवल हमारा लेंस लॉ के चलते आता है। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें, सो दैट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू L एप्सिलॉन बाई R। इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस RT बाई L इंटू R बाई L। So that will be equals to epsilon e to the power minus RT by L। यानी पोटेंशियल डिफरेंस पे अगर मैं देखूं तो एकदम स्टार्टिंग पे हमारे पास मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है और उसका वैल्यू है एप्सिलॉन। तभी तो वो करंट फ्लो नहीं हो रहा था और टाइम के साथ जो है वो धीरे धीरे हमारा वो कम होते जा रहा है। ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस। दिस इज द वैल्यू एप्सिलॉन। अच्छा, एनर्जी इनसाइड इंडक्टर क्या होगा, एनर्जी ऑफ इंडक्टर। यहां पर अगर हम ध्यान दें, एप्सिलॉन सॉरी E is equals to half L I square। तो हमारे पास जो एनर्जी आ जाएगा UE, that will be half L E square by R square into 1 minus e to the power minus RT by L का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड होगा। और यहां पर अगर हम ग्राफ प्लॉट करने का ट्राई करें तो ये ग्राफ हमारे पास किस तरीके से आएगा, ये है हमारा E और ये है हमारा T, ठीक है। एंड एनर्जी इनिशियली तो इसके अंदर 0 होगा और फाइनली जो होगा फाइनल एनर्जी दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ L E स्क्वायर बाई R स्क्वायर, यानी हाफ L I नॉट स्क्वायर। और जो हमारा ग्राफ होगा वो हमारा कुछ इस तरीके से होने वाला है। सो दैट विल बी द ग्राफ रिगार्डिंग द ग्रोथ ऑफ एनर्जी, वो हम देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट रिगार्डिंग द ग्रोथ ऑफ एनर्जी। ट्राई टू रियलाइज यहां पर जो हमारा ग्रोथ ऑफ एनर्जी का जो टाइम कांस्टेंट होगा वो यहां से अगर हम ध्यान दें, यानी हाफ के बारे में अगर हम बात करें तो जितने टाइम पे करंट हमारा डबल होगा, एनर्जी हमारा 4 टाइम्स हो जाएगा। सो ट्राई टू रियलाइज, जो मैं चीज कहना चाह रहा हूं, जो यहां पर जो टाइम कांस्टेंट होगा एनर्जी का राइज का, वो हमारी आधी होने वाली है। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी के लिए मैं क्या बोल सकता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इन इंडक्टर। सो ट्राई टू रियलाइज जो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी होगी दैट विल बी dE by dt and that is nothing but the potential difference
across the inductor into the time, into the current I. ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ इंडक्टर एनर्जी होगी। एंड यहां पर अगर हम ध्यान दें तो V हमारे पास आ जाएगा E बाई E इंटू E टू द पावर माइनस RT बाई L इंटू एप्सिलॉन बाई R। ठीक है, हमारे पास करंट क्या हो जाएगा, फॉर्मूला एप्सिलॉन बाई R इंटू 1 माइनस E टू द पावर माइनस RT बाई L। तो ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इन इंडक्टर होने वाली है। एंड इफ आई सी, सो दिस विल बिकम इक्वल्स टू एप्सिलॉन स्क्वायर बाई R e to the power minus RT by L and now we realize जो ये है हमारा GM square, so this will be greater than or equals to less than or equals to ये वाला क्वांटिटी जो होगा 1/2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो dE बाई dt है, द रेट ऑफ एनर्जी चेंज अगर मैं देखूं, ये मैक्सिमम हमारा कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हमारे पास सिंपली आ जाएगा एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 4R। और किस टाइम पे होगा, when दोनों क्वांटिटीज हमारा इक्वल हो, यानी e टू द पावर माइनस RT बाई L दैट इज इक्वल्स टू हाफ। यानी हमारे पास T जो आ जाएगा, दैट T विल बी सिंपली इक्वल्स टू L बाई R इंटू ln2। इट appears more like a half life, तो यहां पर हाफ लाइफ तो बोलना थोड़ा सा पाप है। इट appears more like a half life। ठीक है, टाइम कांस्टेंट जो हमारा होता है टाउ, दैट इज L बाई R, तो ln2 इंटू टाउ, इस टाइम पे हमारा जो रेट ऑफ पावर जनरेशन जो होगा वो हमारा मैक्सिमाइज्ड होगा। यानी अगर हम ध्यान दें, इफ वी ड्रॉ द ग्राफ dE बाई dt वर्सेस T, एकदम स्टार्टिंग पर जीरो होगा क्योंकि उस टाइम पे करंट जीरो है, और एकदम फाइनली हमारा जीरो होगा क्योंकि वहां पर तो हमारा V जीरो है। सो द ग्राफ ट्राई टू रियलाइज विल लुक समथिंग लाइक दिस। द मैक्सिमा ऑकर्स एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 4R एंड टाइम जो होगा दैट विल बी ln2। So that is regarding everything about the growth of current। अब ऑब्वियसली बात है, जो हमारा ग्रोथ ऑफ करंट अगर हमने कर लिए हैं, तो दूसरा हम जो करेंगे दैट इज द सिंपली डीके ऑफ करंट। तो डीके ऑफ करंट हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कोई तरीके से इंडक्टर के अंदर जो है वो हमारे पास एक इनिशियल करंट एस्टैब्लिश था दैट वाज फ्लोइंग लाइक दिस, और अब मैं बाय सम मैकेनिज्म उसके थ्रू एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया I। ये हमारा t इक्वल्स टू 0 का सिनेरियो है। नाउ ट्राई टू रियलाइज, यहां पर तो ये इंडक्टर ही इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो का रीजन है। तो करंट अगर इस तरीके से फ्लो हो रहा है तो इंडक्टर का इस तरफ आएगा प्लस, इस तरफ आएगा माइनस, और यहां पर करंट फ्लो करेगा I, जो कि लॉजिकल भी है। इंडक्टर के अंदर से करंट जो है वो कम होते जा रहा है, तो इंडक्टर चाहेगा करंट को बढ़ाना, यानी करंट को जो है वो सपोर्ट करना चाहेगा, और करंट को सपोर्ट करना चाहेगा तो इसी तरीके से हमारा प्लस माइनस होना चाहिए था। एंड नाउ इफ वी सी,
यहां से यहां गेन, तो माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी, ठीक है, हाँ कि ना, प्लस यहां से यहां ड्रॉप, आई आर इक्वल्स टू 0। यही वाली गलती मत करना, ध्यान देना, यहां पर हमें लिखना पड़ेगा माइनस ऑफ माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। द रीजन बीइंग, व्हेन वी आर डिसाइडिंग द साइन ऑन, जब हमने बोल दे रहे हैं जो वो ग्रोथ है, तो ऑब्वियसली बात है इट मस्ट रिटर्न मी अ पॉजिटिव वैल्यू। ट्राई टू रियलाइज एज अ टाइम इंक्रीजेस द करंट डिक्रीजेस, so obviously di by dt itself is a negative quantity। तो अगर माइनस बाहर में ऑलरेडी लगा हुआ है, so overall it will be plus, that means it is going to be a drop, not a gain। ये वाली गलती हमें करनी नहीं है। so हमारे पास क्या आ जाएगा, L into di by dt that is equals to minus IR। सो हमारे पास जो आ जाएगा डी आई बाई आई माइनस आर बाई एल इंटू डी टी। टी इक्वल्स टू 0 पर ये करंट था आई नॉट, एंड टी पर ये करंट है आई, तो आई हमारे पास आ जाएगा आई नॉट ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। So that is about the decay of a current। यहां पर भी जो हमारे पास टाइम कांस्टेंट होगा टाउ, that tau will be simply equals to L by R। If we plot the current versus time, ये I है, ये T है, और ये हमारा आई नॉट है। फाइनली ये करंट जो है वो हमारा 0 हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर, V is equals to mod of L into di by dt, and if we take that magnitude, तो हमारे पास V जो आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन तो कितना आ जाएगा, I नॉट R by L e to the power minus RT by L into L, that is I naught R e to the power minus RT by L। तो इसके अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलेगा V, that will be V naught R इनिशियली। ऑब्वियसली बात है, इनिशियली करंट मैक्सिमम है, जितना ड्रॉप हमारा रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिल रहा है उतना ही गेन हमें डेफिनेटली मिलना चाहिए था इंडक्टर के अक्रॉस। सो V versus T, the graph will look something like this। The maximum value is at I naught R, and after that it decreases perfectly। अच्छा, power in resistor is equals to I square R, that will be equals to I naught square R e to the power minus 2RT by L। तो हमारे पास जो टोटल पावर होगा P, यानी वो मेरे पास आ जाएगा I naught square R, and this power can be written as the rate of heat generation। और अगर मेरा टोटल हीट जनरेशन में कंप्यूट करना चाहूं,
So that will be I naught square R zero. जैसे इंटीग्रेट करूंगा ये हमारा डिवीजन पर आएगा. So that will simply come out to be equals to I naught square R divided by 2R by L e to the power minus, आई थिंक माइनस साइन में खा गया हूं और सॉरी इसको 0 to infinity करना है. Simply integrate it from infinity to 0. So this will come out to be equals to 1. So total heat produced will be simply equals to half L I naught square. And try to realize यही तो हमारा होना चाहिए था. That is equals to total initial energy stored inside the inductor. ठीक है. अच्छा यहां पर जो हमारा डिके ऑफ करंट है, जिस टाइम पे करंट हमारी आधी हो जाएगी, एक टाइम पीरियड में कितना हो जाएगा हमारे पास. ट्राई टू रियलाइज यहां पे जब हमारे पास टाउ होगा तो हमारे पास जो आई की वैल्यू होगी दैट विल बी 0.37 आई नॉट. ठीक है. ये हमारे पास हो एक टाइम पीरियड के अंदर हमारे पास इतना करंट जो है वो हमारा बचने वाला है. एंड जो हाफ लाइफ है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां पर करंट हमारा 50% हो जाएगा. तो जब ये सारे के सारी चीज जो है वो हम ग्रोथ और डिके ऑफ करंट दोनों के लिए हम देख चुके हैं. सो थियोरेटिकली वी आर डन विद द एलआर सर्किट. अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे. We start with very basic and then move on for some more complex ones. Okay? Okay, दोस्तों. पहला question, a solenoid has an inductance of 10 Henry and it has a resistance of 2 ohm. It is connected to a 10-volt battery. How long it takes for the magnetic energy to reach 1/4 its maximum value? जो हमारा मैग्नेटिक एनर्जी होती है वो हमारे पास क्या है? हाफ L इंटू आई स्क्वायर. और मैग्नेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू जो होगी दैट आई नो हाफ L आई नॉट स्क्वायर. सो हमें जो करना है UM इज इक्वल्स टू 1/4 द मैक्सिमम एनर्जी. ठीक है. तो सिंपली व्हाट आई कैन राइट इज द करंट I इज इक्वल्स टू I नॉट बाई 2. करंट I जो होना चाहिए वो हमारे पास I नॉट बाई 2 होना चाहिए. तो हम सिंपली एक चीज लिख सकते हैं जो I नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस RT बाई L that is equals to I naught by 2. तो हमारे पास आ जाएगा e to the power minus RT by L that is equals to half. So what I get is minus RT by L minus ln2. तो T हमारे पास आ जाएगा L बाई आर ln2. अब जो इसका वैल्यू है उसको पुट कर दो तो हमारे पास आ जाएगा जो T है T will be simply equals to 5 ln2 सेकेंड. ln2 का लगभग वैल्यू जो होता है वो 0.7 होता है, लगभग 3.5 सेकेंड आ जाएगा. Pretty simple and straightforward. Okay? Okay दोस्तों, अगला देखते हैं.
In a process of current decay in inductor, I equals to eta I naught. I becomes eta I naught in time t. Eta is less than 1. Then we have to find the time constant tau. तो obvious सी बात है, हमारे पास क्या आ जाएगा? डिके सर्किट है I equals to I naught e to the power minus t by tau. ठीक है. सो हमारे पास ये आ जाएगा जो टी टाइम पर ये हमारा हो जा रहा है ईटा आई नॉट. ईटा आई नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ. आई नॉट गॉन, तो एल एन ईटा इक्वल्स टू माइनस टी बाई टाउ. तो जो हमारे पास टाउ आएगा दैट विल बी माइनस टी बाई एल एन eta. Pretty simple and straightforward question again, right? Okay दोस्तों, तो ये हमारा एक सर्किट है. We have to find the current through the inductor as a function of time t. Initially current हमारा 0 है और तब मैंने स्विच को क्लोज किया. सबसे पहले I draw the normal method 1. यानी मेथड 1 मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट केवीएल. ठीक है. तो ऑब्वियसली यहां पर जो है कोई करंट इसके थ्रू फ्लो कर रहा है आई, वो यहां पर जा रहा है I1 और दूसरा यहां पर जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है दैट इज माई I2. अच्छा, इफ वी सी ओवर हियर, ये वाले सर्किट के लिए मैं एक चीज तो डेफिनेटली लिख सकता हूं, जो E इज इक्वल्स टू IR प्लस I1R. एंड दूसरा मैं KCL अप्लाई करके एक चीज तो और भी लिख सकता हूं, जो I2 विल बी I माइनस I1. ठीक है. अच्छा, ऑब्वियसली बात है, इसे ग्रोथ ऑफ करंट हो रहा है तो ये अपोज करना चाहेगा. So now if I do this loop over here, यहां से यहां ड्रॉप यानी L इंटू di2 बाई dt, यहां से यहां ड्रॉप प्लस I2R. ठीक है. यहां से यहां जो है वो हमारा ड्रॉप होगा और माइनस I1 into R, that will be equals to 0. इस चीज को मैं यहां पर साफ साफ लिख सकता हूं. किसी को एलिमिनेट करते हैं तो चलो I1 को क्यों ना हम एलिमिनेट कर दे, क्योंकि वो तो हमारा किसी काम का नहीं है. L into di2 by dt प्लस I2R माइनस I1 का वैल्यू क्या लिख सकता हूं? I माइनस I2. सॉरी, यहां पे 2R था. सॉरी, मैं एक पंगा कर दिया और यहां पे रेजिस्टेंस 2R है. सॉरी, यहां पर 2I2R आएगा. इंटू R, दैट विल बी इक्वल्स टू 0. ठीक है. अच्छा, तो हम क्या लिख सकते हैं? L इंटू di2 बाई dt प्लस 3I2R माइनस IR, दैट इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. अच्छा, दूसरा और एक क्या इक्वेशन है मेरे पास, ध्यान दो. I प्लस I1 मतलब क्या हो जाएगा? I माइनस I2 इंटू R, दैट इज इक्वल्स टू E. तो I की जो वैल्यू होगी E प्लस I2R डिवाइडेड बाई 2.
ये हमारे पास हो जाएगा 2 आई। एंड नाउ इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट करो तो हमारा सब कुछ जो है वो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, आई वगैरह। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, L इंटू di2 बाई dt 3i2r माइनस, यहां पे r था, आई आर का वैल्यू e प्लस i2r बाई 2, that will be equals to 0. That is what we are going to get. So now if we see L into di2 by dt will be equals to e by 2 minus 5 i2r by 2. So what do we get? That is a di2 divided by e minus 5i2r. That will be equals to L by 2 into dt. And now we integrate this result. At t equals to 0, the I2 was 0. So now what we have is minus 1 by 5r ln e minus 5i2r divided by e ठीक है। ये हमारे पास सॉरी क्या लिख दिया, एल मेरा नीचे है, सॉरी 1 by 12 था, सॉरी। सो आई हैव t by 12. Okay, so what we have is 1 minus 5r by e into I2. That will be equals to minus, यहां पर क्या जाएगा, 5 e to the power of minus 5rt by 12. ये हमारे पास आ जाएगा, राइट। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। तो हमारे पास है I2 की जो वैल्यू आएगी, that I2 will be equals to E by 5R. 1 minus e to the power 5RT by 12. Okay. So this is one way of solving this question. But ये काफी ज्यादा लंबा और कॉम्प्लिकेटेड है। तो जैसे कि हम लोगों ने थेवेलिन सीखे थे, so let us go for the method 2. तो अक्रॉस द इंडक्टर, यहां पर मैं अगर मार्क कर देता हूं, यहां पर सर्किट है ए और बी। तो सिंपल सी बात है, हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा, we have a VThevenin over here and an RThevenin over here across the point A and B, and across that an inductor L to be connected. So what do we find? हम जो है सबसे पहले A और B के across R equivalent फाइंड करते हैं। तो ध्यान दो, यहां पर RThevenin के लिए ये वाला बैटरी को हम शॉर्ट कर देते हैं, तो R and R are in parallel, that is R by 2, and R by 2 and 2R will come in series. So RThevenin is simply equals to R by 2
plus 2R, that will be equals to 5R. And for the Thevenin, we find the open circuit potential difference VThevenin के लिए. So अगर मैं यहां पे सर्किट ओपन है तो try to realize this 2R is gone, इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो जो भी करंट है वो इस सर्किट में फ्लो करेगा. रेजिस्टेंस जो है वो हमारा 2R बन जाएगा, करंट होगा E/2R. सो ओपन सर्किट पे इसके अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी सिंपली E/2. तो हमारे पास VThevenin आ जाएगा E/2. So now it's a simple growth of growth of current circuit. So I will be equals to VThevenin upon RThevenin 1 minus e to the power RThevenin t by L. Now VThevenin by RThevenin if I do, so that will simply come out, क्या लिख रहा हूं मैं, sorry, VThevenin by RThevenin if we do, that will simply come out to be equals to E/2 by this 1 minus e to the power 5RT by 2L. तो थेवेनिन्स रेजिस्टेंस से आसानी से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं. देख सकते हैं जो क्वेश्चन का लेंथ है वो हमारा ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया है वंस वी अप्लाई द थेवेनिन्स थ्योरम. ऑब्वियसली हम एग्जाम में इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, ये पागलपन नहीं करेंगे. आरसी में रेजिस्टेंस पे जो मैंने तुम लोगों को थेवेनिन्स थ्योरम सिखाया हूं वो यहां पर भी एग्जैक्टली उतना ही अच्छे से एप्लीकेबल है. ओके ओके दोस्तों, आई हैव अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस L equals to 2 milli microhenry and R equals to 1 ohm. It is connected in parallel with R0 equals to 2 ohm. With a battery of 3 volt. The switch was initially closed for a very long time. The steady state was attained. And now the switch is opened. So find the total amount of heat generated in the coil. अच्छा, तो सबसे पहले when S is closed at a steady state, obviously inductor will not offer any resistance to the circuit. The equivalent circuit that we are going to have is simply यहां पर है R, यहां पर है R0 और इसके अक्रॉस हमारा एक बैटरी कनेक्टेड है E का. ठीक है, तो जो हमारे पास है R इक्विवेलेंट होगा दैट विल बी 2/3 ओम. ये 1 ओम, ये 2 ओम, तो ये हमारे पास 2/3 ओम आ जाएगा. सो करंट I जो सर्किट में दौड़ेगा दैट विल बी 3 डिवाइडेड बाय 2/3, so that will be 9/2 ampere. So that will be the current that is flowing in the circuit. बट यहां पर जाके करंट जो है वो हमारा 2 पार्ट पर डिवाइड होगा. तो यहां पर जो करंट होगा I1, ट्राई टू रियलाइज इट विल बी 2/3I. सो 2/3I, तो यहां पर अगर हम ध्यान दें 2/3 into 9/2, so that will be 3 ampere. ठीक है, स्टेडी स्टेट में हमारे पास इतना करंट जो है वो हमारा फ्लो कर रहा था. तो इनिशियल एनर्जी ऑफ द इंडक्टर विल बी हाफ L I1 स्क्वायर. L जो है वो है हमारा 2 माइक्रो हेनरी, यानी 2 into 10 to the power -6 into 9, that will be 9 microjoule. तो
अब जो है स्विच को मैंने ओपन कर दिया, सो नाउ इट विल हैव अ डीके ऑफ करंट. सो व्हेन S is opened, तो इसको जब मैं ओपन करूंगा, ये ऊपर मेरा कॉइल हो जाएगा R0 रेजिस्टेंस का, सॉरी R का, और नीचे हमारे पास एक R0 का रेजिस्टेंस होगा. दिस विल बी द इंडक्टर L. कोई भी टाइम पे सर्किट पे जो करंट फ्लो करेगा वो अगर हमारा I है, तो P1 is to P2 will be I square R is to I square R1. That will be R is to R1. So that will simply come out to be equals to 1:2. और टोटल जो हीट प्रोड्यूस होगा वो तो टोटल इंडक्टर का पावर ही हमारा होने वाला है. P1 is to P2 है, तो ये हमारा H1 is to H2 भी होगा हमारे पास 1:2, क्योंकि टोटल टाइम तो हमारा सेम है. और H1 plus H2, that will be U initial. That is what I can write. तो सिंपली हम एक चीज लिख सकते हैं, एनर्जी इन कॉइल. कॉइल में जो हमारे पास एनर्जी होगी, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 9/3. दैट विल बी 3 माइक्रोजूल. So that is the amount of energy that is produced inside the coil. Okay? Okay दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस स्प्लिन है और एक इंडक्टर है. इनिशियल इंडक्टर के थ्रू कोई करंट नहीं था. मैंने बैटरी जो है वो S को मैंने क्लोज किया, तो हमें वैल्यूज दिया हुआ है. इमीडिएटली आफ्टर S क्लोज, इमीडिएट लॉन्ग टाइम आफ्टर S क्लोज्ड, इमीडिएटली आफ्टर S रीओपन्ड, और लॉन्ग टाइम आफ्टर S रीओपन्ड हमें करंट थ्रू R1 एंड R2 निकालना है. ए पार्ट के लिए ट्राई टू अंडरस्टैंड. इनिशियली L will act as a infinite resistance. So try to realize that this part is gone. हमारे पास जो R equivalent आएगा, that will be R1 plus R2. That will be 30 ohm. तो करंट जो आएगा IR1, that will be equals to IR2. That will simply come out to be 5/3 ampere. ठीक है. अच्छा, दूसरे वाले पार्ट में लॉन्ग टाइम आफ्टर S is closed, तो वहां पे S will act as a zero resistance. तो हमारे पास जो सर्किट बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा. करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, R1, R2 और R3 हमारा इस तरीके से आएगा. तो जो हमारे पास है R इक्विवेलेंट बनेगा, अगर हम ध्यान दें, 10 plus 20 into 30 divided by 50. So that will simply come out to be 22 ohm. तो जो करंट हमारा यहां पर जाएगा IR1, that will be 50/22, 25/11 ampere. और ये वाला करंट अब जाके हमारा दो पार्ट पे डिवाइड हो जाएगा. तो यहां पर से जो करंट जा रहा है, इसको मैं I2 बोल दूं, इसको I3 बोल दूं. I2 is to I3 will be 3:2. ठीक है. तो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होगा. तो 5 हिस्से में इसको तोड़ो,
3 हिस्सा यहां पर जाएगा, तो हम सिंपली एक चीज लिख सकते हैं, जो हमारा IR2 होगा दैट विल बी 15/11 एम्पियर। ठीक है, और जो हमारा IR3 होगा दैट विल बी 10/11 एम्पियर। अच्छा, अब एक बात ध्यान दो, आफ्टर S is opened, S को ओपन करने के बाद ट्राई टू रियलाइज I थ्रू इंडक्टर कैन नॉट चेंज सडनली। अचानक से उस पर तो कोई भी बदलाव आना हमारा संभव नहीं है। ठीक है, तो IR3 हमारा बरकरार होगा। जो हमारा करंट होगा, जो हमारा सर्किट है, वो तो हमारे पास अब कुछ इस प्रकार से है। R1 तो पूरा खत्म हो ही चुका है, तो यहां पर हमारे पास इंडक्टर है। सो ट्राई टू रियलाइज, यहां पर जो हमारा IR1 है वो तो हमारा 0 हो जाएगा, और IR2 दैट विल बी IR3 दैट विल बी सिंपली 10/11 एम्पियर, क्योंकि इंडक्टर के थ्रू फ्लक्स अचानक से नहीं बदल सकता है, और यहां पर इंडक्टेंस फिक्स है, तो करंट भी अचानक से बदल नहीं हो सकता है। इंडक्टर के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस अचानक से बदल सकता है, लेकिन करंट जो है वो हमारा किसी भी हालात पर अचानक से नहीं बदल सकता है। एंड फॉर द लास्ट पार्ट, दैट इज द फोर्थ पार्ट, आफ्टर लॉन्ग टाइम decay of current will be complete, तो IR2 that will be equals to IR3, so that will come out to be equals to 0. Okay.